मैं सरफराज मुबीन आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी सेंटर में। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 में सेल एनवेलप्स एंड इट्स मॉडिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। एनवेलप्स के बारे में हम लोग पहले के लेक्चर्स में भी चर्चा कर चुके हैं, जैसे कि प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें ये वर्ड्स बार बार आ रहा था, जैसे कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियर इन्वेलप। तो इन्वेलप वर्ड आ रहा था। इन्वेलप का क्या मतलब होता है, हार्डली मीनिंग अगर समझे तो किसी भी चीज़ का कवर। और इन्वेलप आप अगर मतलब दैनिक जीवन में भी देखें तो शादी में क्या करते हैं, उस इन्वेलप को लेकर उसके अंदर पैसा डालकर हम लोग देते हैं किसी को। तो इन्वेलप का मतलब ही होता है कवर, और उसी कवर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पे लिखा है सेल एनवेलप, इसका मतलब सेल के एनवेलप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो सेल एनवेलप होता है ना, वो ज़्यादातर आपको मतलब मेनी प्रोकैरियोट्स में आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत सारे प्रोकैरियोट्स सेल में। तो इसमें क्या होता है कि मेनी प्रोकैरियोट्स स्पेशली बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट सेल में भी जो स्पेशली हम लोग बैक्टीरिया में क्या करता है कि सेल एनवेलप आपको देखने को मिलेगा। और ये सेल एनवेलप जो होता है वो 3 टाइप के होते हैं, विच हैज़ 3 टाइप्स। तो सेल एनवेलप के कितने टाइप? 3 टाइप होगा। ये सेल एनवेलप का मतलब होता है कि किसी भी सेल के ऊपर जो लेयर है उसी लेयर को हम लोग मतलब सेल एनवेलप कह रहे होते हैं। और ये सेल एनवेलप आपको बहुत सारी बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा, और बैक्टीरिया में भी स्पेशली बहुत सारे प्रोकैरियोट सेल्स में देखने को मिलेगा, और प्रोकैरियोट सेल में भी स्पेशली आपको बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा। और इस सेल एनवेलप के कितने टाइप होते हैं? 3। और इस तीनों टाइप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी बारी बारी से। पहला जो है वो आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाला लेयर होता है, सबसे बाहर वाला एनवेलप होगा, और उसका नाम है ग्लाइकोकैलिक्स। क्या नाम है? ग्लाइकोकैलिक्स। अब ये क्या है, इसका क्या काम है? और सवाल एक दिमाग में आएगा कि किसी भी चीज़ के का इन्वेलप अगर एक ही होता तो कितना बेहतर होता, 2-3 लगाने का क्या ज़रूरत है? तो जितना लगाएंगे उतना प्रोटेक्शन है, उतना अच्छा रहेगा सेल के लिए। सेल के बाहर और अंदर में उतना डिफरेंसेस बनाए रखेगा, और उसके अंदर जो भी मतलब बेकार चीज़ जो सेल को नहीं चाहिए उसको क्या कर सकता है सेल एनवेलप अपने आप से उसको लड़के उसको ख़त्म कर सकता है, मतलब सेल को पूरी अच्छे तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सकता है। तो उसमें सबसे पहला जो आता है वो आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाला लेयर होगा, इसका नाम है ग्लाइकोकैलिक्स। ये क्या है? तो यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स जो है ना 2 वर्ड से मिलके बना है, एक है ग्लाइको, एक है कैलिक्स। ग्लाइको का मतलब ही होता है कार्बोहाइड्रेट, जानते हैं आप लोग, कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर की बात कर रहा है कार्बोहाइड्रेट। और कैलिक्स का मतलब कोट। तो कोट मतलब क्या होता है? कोट हम लोग कहाँ पहनते हैं? अगर कोट की बात करें तो हम लोग कहाँ पहनते हैं? सबसे ऊपर कोट होता है। अब ऐसा नहीं कि कोट पहन लिया और कोट के ऊपर शर्ट पहन लेते हैं, तो ऐसा पहनने वाले आदमी को तो हम लोग पागल ही बोलेंगे। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट और कोट मतलब ऐसा कोट जो कार्बोहाइड्रेट वाले कोट को ही हम लोग क्या बोलेंगे? ग्लाइकोकैलिक्स। अब इसका क्या काम है इस एनवेलप में, सेल के एनवेलप में इसका क्या काम है? तो टू प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम। मतलब ये क्या करेगा, किसी भी बैक्टीरियम सेल को इम्यून सिस्टम से बचाने का काम करेगा। मतलब कोई भी अगर बेकार चीज़ इस सेल के ऊपर अटैक करेगा जो सेल के लिए हानिकारक है, तो उससे क्या कर सकता है ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है अपने आप से इसको लड़के वहीं पे ख़त्म कर देगा और सेल को पूरी अच्छे तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा। तो यही लिखा है टू प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम। दूसरा है सेल वॉल। ये सेल वॉल क्या है और ये सेल वॉल कहाँ होता है? पहला नंबर पे आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स है। अब अगर आप लोग इसको फिगर से समझें तो 3 लेयर होता है एनवेलप में। पहला सबसे ऊपर वाला लेयर मतलब सबसे बाहर वाला लेयर, आउटर मोस्ट लेयर, जिसको हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स बोल रहे हैं, सबसे ऊपर होगा। उसके बाद आता है सेल वॉल, जो ग्लाइकोकैलिक्स के बाद आएगा, मतलब ग्लाइकोकैलिक्स उसके नीचे आएगा अपने को सेल वॉल। ये सेल वॉल कैसा होता है? तो ये सेल वॉल जो होता है ना, ये तीनों में मतलब ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में सबसे ज़्यादा रिजिड होता है। सबसे ज़्यादा क्या है? रिजिड। अब ये रिजिड है तो ये इसका क्या काम होगा? जैसे कि आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स का क्या 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 काम था? टू प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम, ये काम था। यहाँ पे सेल वॉल का क्या काम है? सेल वॉल का काम है मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करना सेल को, प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम ब्रस्टिंग एंड कोलैप्सिंग। यहाँ पे पहले क्या करेगा, ये जो सेल वॉल है ये किसी भी सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा कि सेल का शेप कैसा होना चाहिए, सेल का साइज कितना होना चाहिए, सेल मूव करेगा तो किस तरह से मूव करेगा, इस सब चीज़ों में किसका रोल होता है? ये पूरी तरह से रोल होगा आपको सेल वॉल का। और एक और काम है इसका, प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम ब्रस्टिंग एंड कोलैप्सिंग। मतलब ये जो सेल वॉल जो होता है ना, किसी भी बैक्टीरियम सेल को कोलैप्स होने से और ब्रस्ट होने से क्या करता है? बचाता है।
तो प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम ब्रस्टिंग एंड कोलैप्सिंग, कोलैप्स होने से मतलब कि बैक्टीरिया में ज़्यादा कुछ होता है हरकत, तो बैक्टीरिया क्या कर सकता है, अपने आप को पूरी तरह से कोलैप्स कर सकता है। उसको कोलैप्स करने से, फटने से कौन बचाएगा, तो यही बचा रहा होगा सेल वॉल। तीसरा आता है इंटरमोस्ट, सबसे अंदर वाला पार्ट, मतलब सेल और उसके जस्ट ऊपर वाले पार्ट को जो होता है उसको हम लोग बोल रहे होते हैं इंटरमोस्ट, और वो जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन। और इसका दूसरा नाम भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी, मतलब सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी इसको बोल रहे होते हैं। अब इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोला गया, इसके पीछे का रीजन ये है कि इसके काम की वजह से इसको सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी हम लोग बोलते हैं, क्योंकि इसका काम है इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, मतलब सेल के अंदर जो कोई भी चीज होगा वो बाहर जाना चाहता है, या फिर बाहर से कोई भी चीज सेल के अंदर आना चाहता है, तो इसमें पूरी तरह से जो रोल होगा, कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा, इसमें इस सब चीजों का जो डिसीजन ले रहा होगा वो ले रहा होगा सेल मेम्ब्रेन। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई भी आएगा सेल के अंदर और चला जाएगा, कोई भी सेल से बाहर चला जाएगा और बाहर से अंदर आ जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसमें आपको पूरी तरह से सेल मेम्ब्रेन की पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, आदेश लेना पड़ेगा, मतलब वो अगर बोल दे कि हाँ जाओ तो जाओ, नहीं तो नहीं जाने देगा। इसलिए बोला जाता है सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी, मतलब सेल के अंदर हर कोई चीज़ अंदर जा भी नहीं सकता और उसके अंदर से बाहर आ भी नहीं सकता जब तक परमिशन नहीं होगा सेल मेम्ब्रेन का। अगर सेल मेम्ब्रेन का परमिशन मिल गया, इसका मतलब आप बाहर जा भी सकते हैं और बाहर का सामान अंदर आ भी सकता है। इसलिए हम लोग इंटरमोस्ट मतलब सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोल रहे होते हैं, और या फिर सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी भी बोल रहे होते हैं। और ये जो इंटरमोस्ट सेल मेम्ब्रेन है, ये बाहर की वर्ल्ड से क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। आउटसाइड वर्ल्ड से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है और बाकी सब क्यों नहीं कर पा रहे हैं, मतलब अगर हम लोग तरीके से चले तो ग्लाइकोकैलिक्स को करना चाहिए आउटसाइड से इंटरेक्ट, क्योंकि ये सबसे ऊपर है, इसका ही काम होना चाहिए ऊपर से जो भी चीज़ अंदर आएगा और अंदर से जो भी चीज़ ऊपर जाएगा, इसमें परमिशन ग्लाइकोकैलिक्स को देना चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट में है। अगर हम लोग सामान्य तरीका से, जनरल तरीका से सोचे तो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको सेल मेम्ब्रेन ही डिसाइड करेगा कि कौन चीज़ अंदर रहेगा और कौन चीज़ बाहर रहेगा। तो इसलिए बोला जाता है कि इंटरेक्ट्स विथ आउटसाइड वर्ल्ड। तो कभी कभी पूछता है कि कौन सा ऐसा मेम्ब्रेन है जो आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरेक्ट करता है सेल में, तो आप बोलेंगे कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो पूरी तरह से आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरेक्ट कर रहा होता है। तो यहाँ पे समझ, सेल एनवेलप जो होते हैं वो ज़्यादातर आपको प्रोकैरियोट सेल में देखने को मिलेगा, और प्रोकैरियोट सेल में भी स्पेशली बैक्टीरिया सेल में आपको देखने को मिलेगा। इसके 3 टाइप होते हैं सेल एनवेलप के। पहला आउटरमोस्ट, जो सबसे बाहर वाला परत होगा, बाहर वाला एनवेलप होगा, उसको हम बोल रहे होते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ये ग्लाइकोकैलिक्स किस चीज़ का बना होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, इसलिए हम इसको बोल रहे होते हैं कार्बोहाइड्रेट का कोट होता है, क्योंकि ये बाहर है। इसलिए इसका काम क्या है, टू प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम, बैक्टीरिया को बचाना इम्यून सिस्टम से बाहर के। सेल वॉल का काम क्या है कि सेल वॉल एक रिजिड बॉडी है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो यहाँ पे लिख लीजिए कि एक तरह का रिजिड बॉडी है, रिजिड टाइप का होता है ये। और इसका काम क्या होता है कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना सेल को, और बैक्टीरिया को फटने से बचाने का काम करता है। कौन, तो सेल वॉल करता है। और शेप, साइज, ये सब चीज़ों का भी ध्यान कौन रख रहा होता है, तो सेल वॉल। इंटरमोस्ट सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, तीसरा है जो सबसे अंदर वाला पार्ट है, ये इसको हम लोग सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, या फिर सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी भी बोलते हैं। इसका काम है कि कौन चीज़ सेल के अंदर रहेगा और कौन चीज़ सेल के बाहर जाएगा, ये पूरी तरह से अपना डिसीजन लेता है सेल मेम्ब्रेन। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि ये इंटरेक्ट करता है आउटसाइड वर्ल्ड से। हम लोग सेल एनवेलप के बारे में पूरा जानकारी प्राप्त करने के बाद हम लोग अगले टॉपिक में, मतलब आसान सा टॉपिक है, ग्राम स्टेनिक टॉपिक के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो ये जो टॉपिक है ये सबसे इजी टॉपिक है इस चैप्टर का, और आसान है, 2 मिनट लगेगा इसको समझाने में। समझ लेते हैं ग्राम स्टेनिंग क्या है। सबसे पहले स्टेन का क्या मतलब होता है, स्टेन का मतलब होता है धब्बा। धब्बा मतलब कि किसी भी चीज़ को ऊपर छिटक देना, तो उसी को हम लोग धब्बा, ग्राम स्टेनिंग। स्टेन का मतलब होता है धब्बा। और ये जो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक है, किसने दिया था, तो क्रिश्चियन ग्राम ने दिया था। किसने, टेक्निक गिवन बाय क्रिश्चियन ग्राम बेस्ड ऑन बिहेवियर सेल एनवेलप विद रिस्पेक्ट टू स्टेन। मतलब ये टेक्निक किस बेस पे दिया गया, तो इस बेस पे कि किसी भी सेल एनवेलप पे जब धब्बा डाला जाता है तो उस सेल एनवेलप का उस धब्बे के प्रति कैसा बिहेवियर है, उसी के बेस पे हम लोग क्या कौन सा टेक्निक अपनाते हैं, तो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। अब ये स्टेनिंग टेक्निक को अगर समझना है तो इजीली अगर हम लोग समझे
तो जैसे कि अगर मान लो मेरे ऊपर कोई धब्बा है पहले से, तो हम उसको पहले से अपना के रखे हुए हैं, और फिर दोबारा कहीं कुछ टाइम के बाद दूसरा धब्बा मेरे ऊपर आता है, तो हम पहले वाले धब्बा को छोड़ देते हैं और दूसरा वाला धब्बा को क्या करते हैं, अपना लेते हैं। तो यहाँ पर एक तरह का ऐसा दिख रहा है। और एक और होता है कि जब मेरे पास एक धब्बा है और कोई दूसरा धब्बा आ रहा है, तो हम पहले वाले धब्बा को नहीं छोड़ते, दूसरे वाले धब्बा को लेते भी नहीं। तो यहाँ पर एक और चीज़ देखने को मिल रहा है, एक बिहेवियर ये हो गया और दूसरा बिहेवियर पहला वाला हो गया। तो जो चीज़ लेता है पहले वाले को और दूसरे वाले के चक्कर में पहले वाले को नहीं छोड़ता, तो इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव बिहेवियर। और जैसे कि पहला वाला पहले था लेकिन दूसरा आने से पहले वाले को छोड़ दिया, तो इसका मतलब इसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव बिहेवियर बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ इसका प्रैक्टिकली देख लेते हैं। जैसे इसको बैक्टीरिया के ऊपर अगर धब्बा जाता है, बैक्टीरिया के ऊपर, तो उसका सेल किस तरह से बिहेव करेगा उसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसका सेल एनवेलप किस तरह से बिहेव करेगा। तो हम लोग एक स्लाइड लेंगे, स्लाइड का टुकड़ा, और उसके ऊपर कुछ बैक्टीरिया रखेंगे, बहुत सारा बैक्टीरिया। तो यहाँ पे एक स्लाइड है और उसके ऊपर हम लोग कुछ बैक्टीरिया रखते हैं, जैसे बैक्टीरियम, बहुत सारा बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया रखेंगे तो दिखेगा भी नहीं, इसलिए हम लोग बैक्टीरियम रखते हैं। और उस बैक्टीरियम के ऊपर हम लोग कुछ मतलब डब्बा डालते हैं, स्टीम। तो पहला डब्बा जो हम लोग डालते हैं ना, मतलब दो है, दो जगह पे है, एक बिहेवियर चेक करने के लिए और दूसरा बिहेवियर चेक करने के लिए कि कौन कितना जल्दी ये करता है, अपनाता है किसी भी चीज़ को। तो ये इस दोनों स्लाइड में हम लोग पहले क्या करते हैं, पहला स्टेप में एडिंग ब्लू स्टेन, ब्लू कलर का धब्बा दोनों ही बैक्टीरियम के ऊपर हम लोग डाल देते हैं। तो दोनों का कलर कैसा हो जाता है, ब्लू। और दोनों को थोड़ा देर के बाद हम लोग क्या करते हैं, वॉश करते हैं, थोड़ा सा धोते हैं। जब धोते हैं तो दोनों का कुछ ना कुछ ब्लू का कलर थोड़ा मोड़ा हटा होगा, ऊपर से पूरा नहीं हट गया होगा, थोड़ा मोड़ा हटा होगा। फिर थोड़ा देर के बाद हम लोग क्या करते हैं, काउंटर स्टेन डालते हैं। पहले ब्लू स्टेन डाल दिए, अब एक काउंटर स्टेन डालते हैं, ये चेक करने के लिए कि कौन पहले वाले धब्बा को या स्टेन को छोड़ता है। तो यहाँ पे जब हम काउंटर स्टेन डालते हैं और वो ब्लैक कलर का काउंटर स्टेन होता है, तो हम देखते हैं कि पहला वाला जो था वो ब्लू को नहीं छोड़ा, ब्लैक के चक्कर में। ब्लू था उसके पास पहले से, वो ब्लू को ही रखा, ब्लैक को नहीं अपनाया। लेकिन हम लोग जब दूसरे स्लाइड में देखते हैं तो ये ब्लू को छोड़ के ब्लैक को क्या किया, अपना लिया। तो यहाँ पे इस स्लाइड का जो पॉजिटिव, इसमें जो बैक्टीरियम होगा, जो उसका सेल एनवेलप होगा, उसका कैसा पॉजिटिव, कैसा मतलब ये होगा, बिहेवियर होगा, तो ग्राम नेगेटिव बिहेवियर होगा इन नेचर। उसका नेचर कैसा है, नेगेटिव है, क्योंकि वो पहले वाले को दूसरे वाले के चक्कर में छोड़ रहा है। लेकिन जो पहले वाले को दूसरे वाले के चक्कर में नहीं छोड़ रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव। जैसा कि पहला स्लाइड आपको दिख रहा है, पहले में ब्लू ब्लू ब्लू, इसको हम लोग बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव इन नेचर। मेन स्टेन इज रिटेन, जो मेन स्टेन था ब्लू वाला, उसको वो क्या किया, फिर से दोबारा रिटेन किया। लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दूसरे स्लाइड में कि मेन जो स्टेन है उसको रिटेन नहीं करता है, ये रिप्लेस कर देता है, ब्लू की जगह पे ब्लैक ले लेता है। तो मेन स्टेन इज नॉट रिटेन, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं ग्राम नेगेटिव इन नेचर। तो ये था आपको ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। ये टेक्निक किसने दिया, तो क्रिश्चियन ग्राम ने, आपको याद रखना। स्टेनिंग वाला टॉपिक खत्म करने के बाद अब हम लोग देखेंगे इंक्लूजन्स बॉडीज के बारे में, कुछ इंक्लूजन्स बॉडीज जो है उसके बारे में। जैसे कि हम लोग कल प्रोकैरियोट्स सेल्स का डायग्राम देखे थे, उसमें बहुत सारा ये सेल का पार्ट सब देख रहे थे। उसी सेल के पार्ट में एक और पार्ट होता है इंक्लूजन्स बॉडी, जो उस फिगर में नहीं दिखाया गया था। उसमें आपको साइटोप्लाज्म में छोटा छोटा धब्बा, छोटा छोटा पॉइंट, बहुत सारा पॉइंट वहाँ पे देखने को मिलेगा। उसी सबको हम लोग बोल रहे होते हैं इंक्लूजन्स बॉडी। अब ये क्या होता है, कैसा होता है, तो इंक्लूजन्स बॉडी जो होगा ना, वो मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होता है। उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो मेम्ब्रेन लेस होगा, उसके ऊपर किसी भी तरह का मेम्ब्रेन नहीं होगा। अब ये तो कॉमन सेंस अगर किसी के पास हो तो वो भी समझ सकता है, क्योंकि प्रोकैरियोट सेल में जो भी ऑर्गेनल होता है वो मेम्ब्रेन लेस ही होता है। और ये जो इंक्लूजन बॉडी आपको देखने को मिल रहा है, ये प्रोकैरियोट सेल में देखने को मिल रहा है, इसलिए ये भी स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो मेम्ब्रेन लेस होगा। अब ये किस चीज़ में काम आता है, तो स्टोर रिजर्व मटेरियल, मतलब ये बहुत सारे किसी चीज़ को स्टोर करने में काम आता है। जैसे फूड वगैरह स्टोर करना होगा तो कहाँ स्टोर करेंगे हम लोग, इंक्लूजन बॉडी में हम लोग स्टोर कर रहे होंगे, इंक्लूजन बॉडी के थ्रू हम लोग स्टोर कर रहे होंगे। अब जैसे कि यहाँ पे आप छोटा छोटा डब्बा देख रहे हैं, इसी को हम लोग इंक्लूजन बॉडी बोल रहे होते हैं। अब ये बहुत टाइप का हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे एक डब्बा जो है ना, वो है फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स है। किस चीज़ का मॉलिक्यूल है, फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है। लेकिन ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो बहुत सारे झुंड में होंगे एक जगह पे, तो उसको हम लोग बोल रहे होते हैं फॉस्फेट ग्रेन्यूल नाम से बोल रहे होते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फॉस्फेट ग्रेन्यूल। वही चीज़ लिखा हुआ, मेनी फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड टुगेदर टू मेक फॉस्फेट ग्रेन्यूल। मतलब जब बहुत सारा फॉस्फेट मॉलिक्यूल एक जगह पर इकट्ठा होकर मतलब ये बनाएगा, तो क्या बना देगा, फॉस्फेट ग्रेन्यूल बना देगा। इसी तरह से सिमिलरली
आपको देखने को मिलेगा जैसे फॉस्फेट ग्रेन्यूल फॉस्फेट मॉलिक्यूल से बनता हुआ, इसी तरह से आपको ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल देखने को मिलेगा। वो किस चीज़ से देखने को मिलेगा आपको, तो ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल से मिलता हुआ दिखेगा। जैसे बहुत सारा ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल एक जगह पे रखा होगा तो वो टुगेदर मतलब एक साथ मिलकर क्या बना देगा, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल बना देगा। ठीक है। तीसरा जो बॉडी में हम लोग पढ़ रहे होंगे, पहला हम लोग इंक्लूजन बॉडी में फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स पढ़ लिए, दूसरा हम पढ़ेंगे फॉस्फेट ग्रेन्यूल के बारे में और ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल्स। इसी तरह से एक और बॉडी होता है साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स होता है। साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल ये किस चीज़ से होता है, तो साइनो जो होता है ना वो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना वो बहुत सारा एक जगह पे झुंड बना के जब होगा किसी साइटोप्लाज्म में इकट्ठा, तो उसको हम लोग बोल रहे होंगे साइटोफाइसिन ग्रेन्यूल्स के नाम से हम लोग जान रहे होंगे। वो भी एक तरह का इंक्लूजन बॉडी है। तीसरा जो है पार्ट वो है गैस वैक्यूल। अब ये गैस वैक्यूल क्या होता है, तो ये आपको देखने को मिलेगा ज़्यादातर ब्लू ग्रीन एल्गी में या फिर पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया में। अब ये गैस वैक्यूल का क्या काम है, हम तो समझ गए कि ये जो इंक्लूजन बॉडी है जैसे कि फॉस्फेट ग्रेन्यूल या फिर ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल ग्रेन्यूल या फिर पिगमेंट का या साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल, इस सब का काम है फूड को स्टोर करना या फिर किसी भी चीज़ को स्टोर करना। स्टोर रिजर्व मटेरियल होता है, किसी भी चीज़ को रिजर्व में रखने वाला जो मटेरियल होगा वो होता है। इसी तरह से गैस वैक्यूल का क्या काम है, तो गैस वैक्यूल का काम है कि अब गैस है तो गैस का क्या काम होता है, एक्चुअली में गैस का काम होता है बेयोंसी प्रोवाइड कराना, किसी भी चीज़ को तैराना ऊपर में। तो ये जो गैस वैक्यूल है ना ये भी ऊपर में क्या करता है, किसी भी चीज़ को तैरा रहा होता है, तो ये बेयोंसी प्रोवाइड कराते हैं। यही चीज़ लिखा है प्रोवाइड बेयोंसी, ये गैस वैक्यूल का काम है बेयोंसी प्रोवाइड कराना। यह आपको अजवली मतलब कि जनरली किस चीज़ में देखने को मिलेगा, ब्लू ग्रीन एल्गी में या फिर पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया में। तो इस तरह से इंक्लूजन बॉडी में बस इतना ही सा छोटा सा टॉपिक है, आपको ध्यान में रखना है कि इंक्लूजन बॉडी कैसे बनता है, उसका क्या काम है और कहाँ होता है। तो इंक्लूजन बॉडी जो टॉपिक है ये हम लोग प्रोकैरियोट सेल्स का जो डायग्राम पढ़ रहे थे उसमें छूट गया था और उसी का पार्ट है, मतलब उसमें छोटा छोटा डब्बा होगा, धब्बा टाइप का होगा, डॉट 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 टाइप, तो उसमें उसको हम लोग बोल रहे होते हैं इंक्लूजन बॉडी। और इंक्लूजन बॉडी तीन टाइप का देखने को मिलेगा, जैसे फॉस्फेट ग्रेन्यूल टाइप का या फिर ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल या फिर साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल देखने को मिलेगा। गैस वैक्यूल है, गैस वैक्यूल का काम है गैस प्रोवाइड मतलब बेयोंसी प्रोवाइड कराना, और उसमें ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको, ब्लू ग्रीन एल्गी में या फिर पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया में। तो अब हम लोग प्रोकैरियोट सेल का कुछ सरफेस स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये सरफेस स्ट्रक्चर क्या है, जैसे कि जो प्रोकैरियोट सेल्स था उसके सरफेस से कुछ बाहर की तरफ कोई जो बॉडी निकला है उसी सब चीज़ों के बारे में हम लोग, कोई स्ट्रक्चर जो निकला होगा उसी सब के बारे में पढ़ेंगे। इस सरफेस स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग फ्लैजिला के बारे में पढ़ेंगे, और फ्लैजिला के बारे में पिछले क्लास में भी बताया गया था, लेकिन यहाँ पे अच्छे तरीके से फ्लैजिला के बारे में और अच्छे से जानने का कोशिश करेंगे। ये फ्लैजिला क्या होता है और फ्लैजिला किस सेल में पाया जाता है, किस प्रोकैरियोट सेल में पाया जाएगा, तो वैसे प्रोकैरियोट सेल में जो मोटाइल सेल होता है, जो जिसमें मोटाइलिटी कर सकता है, जो चल सकता है, जो मूव कर सकता है, उसमें फ्लैजिला देखने को मिलेगा, क्योंकि इसी के हेल्प से वो सेल क्या करेगा, अपने आप को मूव करवाएगा। तो यहाँ पे लिखा है फ्लैजिला इट इज़ यूज फॉर मोटाइलिटी, चलने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ प्रेजेंट इन मोटाइल बैक्टीरियम, ये वैसे बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा जो मोटाइल हो, जो चलने वाला हो, उसमें देखने को मिलेगा। फ्लैजिला का जो मेन स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है। तो इसमें जो आपको देखने को नीचे वाला जो देखने को मिल रहा है ये मेम्ब्रेन, वो सेल मेम्ब्रेन है, और ऊपर वाला जो लेयर देखने को मिल रहा है वो सेल वॉल का ये है लेयर है। इसमें जो फ्लैजिला निकलता है वो कहाँ से निकलता है, तो सेल वॉल को फाड़ कर निकलता है, जो सेल मेम्ब्रेन का ही एक एक्सटेंशन वाला पार्ट होता है। ये सेल मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन वाला पार्ट है और ये सेल वॉल को फाड़ कर निकला है, तो ये फ्लैजिला है। ये फ्लैजिला का जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम लोग बोल रहे होते हैं फिलामेंट, जो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है फ्लैजिला का। फ्लैजिला में एक और पार्ट होता है जो होता है बेजल बॉडी, और ये बेजल बॉडी कहाँ होता है, तो सेल मेम्ब्रेन के नीचे जो सेल से क्या करता है, अटैच्ड रहता है, एकदम जुड़ा हुआ रहता है। जैसे बाल है ना आपका, तो बाल भी देखोगे, बाल भी इसी तरह का होगा, कुछ इसी तरह से इसके नीचे एक मोटा सा पार्ट होता है, बॉडी होता है, वो बाल को उखड़ने से मतलब बाल को उखड़ने से बचाने में हेल्प करता है। उसी तरह से यहाँ पे जो फ्लैजिला है इसमें भी बेजल बॉडी होता है, जो फिलामेंट को निकलने से क्या करता है, रोक कर रखे रहता है। और इस दोनों के बीच में एक तरह का हुक होता है, हुक जो क्या करता है, ज्वाइंस फिलामेंट विथ बेजल बॉडी। फिलामेंट को किससे ज्वाइन करके रखता है हुक, तो बेजल बॉडी से।
बैक्टीरियल फ्लैजिला जो होता है वो डिफरेंट होता है यूकेरियोट फ्लैजिला से। क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि बैक्टीरिया में जो फ्लैजिला बनेगा वो फ्लैजिलन प्रोटीन से बनेगा, नाम में ही है फ्लैजिला, बैक्टीरिया का फ्लैजिलन प्रोटीन से बनेगा। जबकि यूकेरियोट सेल में जो फ्लैजिला देखने को मिलेगा वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलकर बनता है। किस चीज से? तो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलकर बनेगा यूकेरियोट सेल का फ्लैजिला, और जबकि बैक्टीरियल सेल का जो फ्लैजिला है वो बन के मिलता है फ्लैजिलन प्रोटीन से। अब इसी में हम लोग फ्लैजिला के बारे में जान चुके हैं। अब हम आगे जानेंगे फिम्ब्रे के बारे में। फिम्ब्रे क्या है? तो फिम्ब्रे एक तरह का, लोग ना फ्लैजिला ही बोल देता है फिम्ब्रे को, लेकिन फिम्ब्रे फ्लैजिला नहीं है और कुछ कन्फ्यूजन रह जाता है इसमें फिम्ब्रे में। तो फिम्ब्रे क्या है कि फिम्ब्रे जैसे कि कोई भी सेल होगा उसके चारों तरफ झिल्ली टाइप का निकला होता है जो उसको चलने में हेल्प नहीं करता है, उसको कहीं पर अटैच्ड करने में या फिर कहीं पर बैठने में क्या करता है, उसको रुकने में हेल्प करता है। कहीं रॉक, कहीं पत्थर पर रुकने में या फिर किसी टिश्यू पर रुकने में उसको हेल्प कर रहा होता है। जैसे कि आप अपना ब्रश देखें, ब्रश जिसमें दांत करते हो, दांत में मांजते हो, तो उस ब्रश में भी कुछ निकला हुआ, मतलब बहुत सारा ब्रश टाइप का होता है, उसी टाइप का उसके चारों तरफ, सेल के चारों तरफ भी निकला होता है, उसी को हम लोग फिम्ब्रे बोलते हैं। तो फिम्ब्रे क्या है? दीज आर थिन, बहुत छोटा होता है, ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी ब्रश टाइप का ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर। देन प्रोवाइड, वो क्या कर रहा होता है? देन प्रोवाइड अटैचमेंट, किसी भी चीज़ से वो अटैच करने में, सेल को अटैचमेंट प्रदान करने में क्या करता है? शक्ति देती है। टू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को टू सेटल ऑन होस्ट टिश्यू रॉक इटीसी पर उसको बैठने के लिए हेल्प कर रहा होता है। कौन? तो फिम्ब्रे। और फिम्ब्रे चलने में हेल्प नहीं करता, मतलब कि यहाँ पर अगर आप एक और पॉइंट ऐड करना चाहें तो बोल सकते हैं कि फिम्ब्रे क्या करता है? मोटेलिटी प्रोवाइड नहीं करवाता है। मोटेलिटी प्रोवाइड कौन करवाता है? तो फ्लैजिला प्रोवाइड कराता है, न कि फिम्ब्रे। एक और स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, जिस स्ट्रक्चर का नाम है पिलाई। इसका क्या काम है और ये पिलाई कौन सा स्ट्रक्चर है, तो देख लेते हैं। इट इज़ अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है विच फैसिलिटीज ट्रांसपोर्ट ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। मतलब ये एक ऐसा ट्यूब्यूल वाला स्ट्रक्चर है जो एक बैक्टीरिया के डीएनए को दूसरे बैक्टीरिया में क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसफर करवाता है। वो इस तरह का फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करवाएगा। ये जो पिलाई नाम का स्ट्रक्चर है ये किस चीज़ से मिलके बनता है? तो दिस ट्यूब इज फॉर्म्ड ऑफ स्पेशल प्रोटीन, एक स्पेशल प्रोटीन से मिलके बनता है और उस स्पेशल प्रोटीन का नाम है पिलाई बनता है, इसलिए स्पेशल प्रोटीन का नाम है पिलीन। क्या नाम है? पिलीन। तो पिलाई किस प्रोटीन से मिलके बनता है? तो पिलीन से मिलके बनता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। अभी हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे कि ये पिलाई नाम का जो स्ट्रक्चर होगा, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, वो एक डीएनए को दूसरे एक बैक्टीरिया के डीएनए को दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसपोर्ट करवाता है। तो एक बैक्टीरिया के डीएनए को दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करवाना, उस मेथड को हम लोग बोलते हैं कंजुगेशन। अब कंजुगेशन को थोड़ा मोड़ा हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो उसके लिए पहले एक बैक्टीरिया बनाते हैं, उसमें एक डीएनए होता है, मतलब न्यूक्लियस, और उसमें एक और डीएनए होता है जिसको हम लोग प्लाज्मिड बोल रहे होते हैं, जो फर्टिलिटी वाला प्लाज्मिड होता है, वो फर्टिलिटी प्लाज्मिड प्रेजेंट है, इसलिए इस वाले हम लोग मॉलिक्यूल को बोल देंगे, मतलब बैक्टीरिया को F पॉजिटिव। इस दोनों बैक्टीरिया के बीच में हम एक ट्यूब लगाएंगे, इसी ट्यूब को हम लोग बोलते हैं पिलाई ट्यूब या फिर कंजुगेशन ट्यूब बोल रहे होते हैं। इस ट्यूब का क्या नाम है? पिलाई ट्यूब या फिर कंजुगेशन ट्यूब। इसी ट्यूब से ये जो प्लाज्मिड होगा अपने आप को रेप्लिकेट करेगा। हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि प्लाज्मिड क्या करता है? अपना कॉपी बना सकता है। तो यहाँ पे ये वाला कॉपी क्या करेगा? इस वाले बैक्टीरिया में बनाएगा। तो यहाँ क्या होता है कि पहले से तो मौजूद था डीएनए, मतलब न्यूक्लियस, उसमें एक प्लाज्मिड प्रेजेंट था, तो F पॉजिटिव था पहले। अब ये वाला जो प्लाज्मिड था वो इस ट्यूब से होते हुए इस वाले बैक्टीरिया में जाके अपने आप को क्या करता है? रेप्लिकेट करता है। तो ये भी क्या हो गया? F पॉजिटिव, क्योंकि इसमें भी फर्टिलिटी प्लाज्मिड क्या हो गया है? प्रेजेंट हो गया है। तो इस तरह से हम लोग तीनों ही स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो हम लोग पूरा प्रोकैरियोट्स के सारे स्ट्रक्चर्स को अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग उम्मीद करते हैं कि अगले लेक्चर में यूकैरियोट्स के ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ से जो भी क्लासेस होगा वो पूरा यूकैरियोट सेल्स के बारे में होगा, मतलब उसमें क्या प्रेजेंट होता है, कौन सा ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है, इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग इस में जो भी लेक्चर पढ़ाया गया लेक्चर नंबर 5 में, आप लोग कोशिश करेंगे कि पूरा अच्छे से रिवीजन करके आएँ और सब चीज़, सारा डेटा को आप लोग दिमाग में रखें, तभी आप लोगों को यूकैरियोट सेल में क्या करेंगे कि पीछे वाले चीज़ों को रिलेट करके और अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।